नमस्कार। आज हम बात करें गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जो रसाकशी चल रही है प्रोजेक्ट्स को लेकर। गुजरात चुनावी दौर से गुजर रहा है, किसी भी दिन चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इस बीच महाराष्ट्र से जिस तरह से पहले वेदांत फॉक्सकॉन का 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट उसके पास जाता है और फिर जिस तरह से अब ये टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट जो 22,000 करोड़ का है वो चला जाता है, महाराष्ट्र में जो विपक्ष है वो ये कह रहा है ये तो हमारे प्रोजेक्ट्स के, ये गुजरात क्यों चले गए। गुजरात इसलिए जा रहे हैं, चुनावों के चलते जा रहे हैं, दबाव में जा रहे हैं। बहरहाल तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। इस बीच जो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार, देवेंद्र फडणवीस सरकार है, उनका ये कहना है कि हम एक श्वेत पत्र लेकर आ रहे हैं, लेकर आने वाले हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स जो हमारे समय में अब चले गए हैं गुजरात, जिस तरह से विपक्ष यहाँ पे कह रहा है, और कितने प्रोजेक्ट्स MVA यानी कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जिसमें NCP थी, जिसमें कांग्रेस थी, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे तब मुख्यमंत्री थे, उस दौरान कौन से प्रोजेक्ट्स गए हैं। तो शिंदे सरकार कह रही है कि हम वो श्वेत पत्र लाने वाले हैं। इस बीच एक पत्र और सामने आया है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनका एक चिट्ठी सामने आई है जो विपक्ष दिखा रहा है, जिसमें उन्होंने टाटा समूह को चिट्ठी लिखी है कि आप आइए, अपने इन्वेस्टमेंट्स आप महाराष्ट्र में कीजिए, विदर्भ में कीजिए, हम आपको फैसिलिटीज़ देंगे, ज़मीन देंगे, आप उसको देखिए। और उस पर टाटा समूह की तरफ से ये प्रतिक्रिया है कि हाँ, हम बिल्कुल देखेंगे, वी लुक इनटू इट। तो विपक्ष का ये कहना है कि इस ओर तो हम लगातार बढ़ ही रहे थे और अब बीजेपी के दबाव में ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से छीनकर चले गए हैं गुजरात। अब हमें समझना होगा हो क्या रहा है। एक तरफ गुजरात में चुनाव है, गुजरात में 182 सीटों की विधानसभा सीट है, किसी भी विधानसभा है, किसी भी समय तारीखों का ऐलान हो सकता है। 27 साल से बीजेपी वहाँ पर सत्ता में है। पिछली बार के चुनावों में जो 2017 में हुए थे उसमें 99 सीटें, सिंपल मेजॉरिटी एक तरह से बीजेपी को हासिल हुई थी, जबकि जो कांग्रेस है उसको 77 सीटें मिली थी। और इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना मुखर होकर प्रचार प्रसार वहाँ पे करने में जुट गई है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जब हाल ही में प्रचार किया था गुजरात में, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस साइलेंटली, चुपचाप तरीके से, गुपचुप तरीके से अपने प्रचार में लगी हुई है। तो बीजेपी की तरफ से चिंताएं साफ झलक रही हैं। बीजेपी एक तरफ से प्रोजेक्ट्स लाना चाहती है, वो जानती है रोज़गार की बड़ी समस्या है, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि अब 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं। गुजरात के चुनावों के बाद, हिमाचल के चुनावों के बाद राजस्थान के आ जाएंगे, लेकिन 2024 के चुनाव भी हैं और महाराष्ट्र उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। अब महाराष्ट्र में अगर बीजेपी कमज़ोर पड़ती है तो वो अपने जो वोटर है, अपने कार्यकर्ता हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, उनको क्या जवाब देगी। महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन होते थे, गोपीनाथ मुंडे होते थे और नितिन गडकरी, ये 3 नेता मुखर चेहरा बीजेपी के थे, जिन्होंने बीजेपी को एक तरह से वहाँ पर खड़ा किया था। प्रमोद महाजन अब नहीं रहे, गोपीनाथ मुंडे बड़े OBC नेता माने जाते थे, वो अब नहीं रहे। तो नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि वो जो पुरानी सोच की बीजेपी है और नए विचार की बीजेपी है, उसमें एक पुल की तरह काम करते थे। दूसरी तरफ नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से आते हैं, और इन दोनों का जो जुड़ाव है संघ से जग जाहिर है। तो ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि ये इन दोनों की या बीजेपी के जो रीजनल लीडर्स हैं उनकी क्या जवाबदेही रहेगी अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो महाराष्ट्र में हैं। तो ये बहुत दिलचस्प है। राजनीति हमेशा बहुत दिलचस्प होती है, और किस तरह से चुनावी पासे चले जाएंगे और किस तरह से इस जो आघात पहुंच रहा है विपक्ष के आरोप का, उसकी भरपाई जो महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताएं करेंगे, ये वाकई देखने लायक रहेगा। बहरहाल आज इतना ही। नमस्कार।